न्यूज नेशन का एग्जिट पोल यह कहता है स्पष्ट तौर से कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही सरकार। ताजा आंकड़े और उसके साथ साथ क्या है अन्य राज्यों में स्थिति बता रही है मेरी सहयोगी हिमानी। शुक्रिया अजय जी। तो हम यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ सकती है। हम सबसे पहले अगर यहां पर ओवरऑल सर्वे की यहां पर बात कर रहे हैं पूरे 542 सीट्स की, तो यहां पर पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है वो हम थोड़ी सी आपको बताने यहां पर शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम यहां पर बात करें एनडीए को कितनी सीट्स यहां पर मिल रही है, तो यहां पर जो हम बताएं, ये देखिए जो गठबंधन है एनडीए की अगर हम यहां पर बात करें तो बीजेपी प्लस को यहां पर 282 से 290 सीट्स मिल रही है। हालांकि हम इससे पहले की अगर बात करें तो यही आंकड़ा 336 था। कांग्रेस प्लस की अगर हम यहां पर बात करें यानी कि यूपीए की अगर हम यहां पर ओवरऑल बात करें तो 118 से 126 सीटों का अनुमान है कि उसे वो यहां पर मिल रही है, जबकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 59 पर सिमट गया था यूपीए। चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। जरा हिंदी हार्टलैंड में अगर हम जाएं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या दिखा रहे हैं आंकड़े। बीजेपी की अगर यहां पर बात करें तो 22 से 24 सीटें मिलने का उसको अनुमान है, जबकि यही अगर हम 2014 की बात करें तो उसे 27 सीटें मिली थी। वहीं अगर हम कांग्रेस की यहां पर बात करें तो 5 से 7 सीटें मिलने का उसे अनुमान है, जबकि अगर हम 2014 की स्थिति देखें तो 2 सीट्स उस वक्त उसको मिली थी। अब चलिए हम छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति सामने निकलकर आ रही है, क्या तस्वीर देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर यहां पर बात करें तो 4 से 6 सीट्स मिलने का यहां पर उसको अनुमान है 11 सीट्स में से, और अगर हम बात करें यहां पर कांग्रेस की तो 5 से 7 सीटों पर वो यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात यहां पर कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की 25 सीट्स जिसमें से 21 से 23 सीट्स उसको मिल रही है, जबकि पिछली बार 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। कांग्रेस की बात करें तो 2 से 4 सीट्स मिलने का उसको अनुमान है। तो ये यहां पर हमने 3 राज्यों को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ तस्वीर सामने अब इस 2019 में निकलकर आ रही है। वापस चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी, दोनों के दोनों हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वहां पर बैठे हुए हैं, अजय जी और दीपक जी। ओवर टू यू। अभिलाष जी, सीधा सवाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सबसे पहले यहां से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में लगभग बराबरी का मुकाबला दिख रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है। अगर उसको मध्य प्रदेश में 22 से 24 सीटें मिलती हैं 29 में से, तो कांग्रेस के अगेंस्ट क्लियर एज है। क्या कारण है कि रिवर्सल हो रहा है? लोकसभा के चुनाव में जो मध्य प्रदेश के परिणाम थे वो कांग्रेस के पक्ष में गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीधे सीधे। देखिए दीपक जी, आपको भी मालूम है कि पिछली विधानसभा चुनाव में यदि वोट परसेंटेज देखें तो आधे % वोट से भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा वोट शेयर पॉकेट किया था या कब्जा किया था उस पर, और सीट्स का भी बहुत ज्यादा 6 या 7 सीट का फर्क था। 209 सीट भारतीय जनता पार्टी। इस बार यह दिख रहा है कि कमलनाथ सरकार जो पिछले 4-5 महीने से मध्य प्रदेश में काम कर रही है, उसका इंप्रेशन या उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है। उन्होंने जो 2-3 काम बहुत बड़े करने की कोशिश किया, दावा करने की कोशिश की कि किसानों को जिस तरीके से उन्होंने ऋण माफी की बात करी, उसमें भी अभी तक बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। करप्शन का मुद्दा भी वहां पर सामने आ रहा है, और गवर्नेंस का सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारने के बाद, कांग्रेस आने के बाद वहां पर लगातार बिजली जाने की शिकायत, मतलब लोड शेडिंग जो अनशेड्यूल्ड है। मतलब ये हालत हुई कि कमलनाथ जब खुद वोट करने गए छिंदवाड़ा में तो वहां पर वोटिंग सेंटर पे आपको मालूम है अंधकार छा गया था, और दिग्विजय सिंह की बहुत सारी सभाओं में तो दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे। तो मुझे लगता है 2-3 कारण इसमें अभी साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल, आइए हम हमारे साथ इस चर्चा में श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी से और प्रेम शंकर मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, ओम सैनी जी राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेम शंकर मिश्रा जी, हमने अभी 3 राज्यों के आंकड़े स्पष्ट तौर से सामने रखे और जिसमें से ये तीनों राज्य आज आपकी झोली में हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी बढ़त बना रही है, और बढ़त ही नहीं बना रही। दरअसल राजस्थान में 25 में से 25 से अब 25 से 23 की स्थिति है। भाई, आपकी सरकार होने के बाद अगर यह स्थिति है तो फिर तो आप मान ही लीजिए ना कि अब की बार भी मोदी की ही सरकार। ये चुनाव परिणाम नहीं है अजय जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिद्धांत, ये एग्जिट पोल तो है जिसके पीछे एक साइंस है प्रेम जी, सर्वे एजेंसियों के द्वारा। मैं उस साइंस का सम्मान करता हूं जी, लेकिन उसे मैं अस्वीकार करता हूं, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या मेरे खिलाफ में हो। कांग्रेस पार्टी कभी भी एग्जिट पोल को जनता के द्वारा दिए गए मत से मेल खाता हुआ नहीं मानती है।
अन्ना ऐसा हुआ भी है जी। 2009 में देख लें, 14 में देख लें, 15 का विधानसभा देख लें, एग्जिट पोल कभी सही नहीं हुए हैं। कभी कभार एक दो एजेंसियां की कभी नजदीक पहुंचती हैं, लेकिन आमतौर पे वो वास्तविकता से अलग होती है। इसलिए मैंने कहा मैं सम्मान प्रकट करता हूं एग्जिट पोल को, लेकिन उसे अस्वीकार करता हूं, भले ही वो मेरे पक्ष में ही क्यों ना हो या खिलाफ। चलिए श्याम जाजू जी, रही बात कि अगर कुछ इतने बड़े लोकतंत्र में जी कुछ लोगों से अगर चर्चा करके अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो मैं समझता नहीं हूं हो सकता है। देखिए हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि आप नतीजों का इंतजार करेंगे और ये करना भी चाहिए श्याम जाजू जी, लेकिन अगर जो एग्जिट पोल हमारे हैं जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपने न सिर्फ अपनी पकड़ बनाए रखी है, थोड़ा बहुत नुकसान आपको है, वही हाल छत्तीसगढ़ में भी है और वही हाल छत्तीसगढ़ में दरअसल आपकी पकड़ ज्यादा कमजोर हुई है, लेकिन राजस्थान में भी आपकी पकड़ पूरी तरह से मजबूत है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि दिसंबर में आप अपनी पकड़ नहीं बना पाए थे और अब आपने ऐसा क्या कर दिया कि पकड़ वापस आ गई? एग्जिट पोल के शुरुआती दौर में आपने जो 3 राज्यों की तुलना की है, 3 राज्यों का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उसमें राजस्थान के विषय में, राजस्थान के चुनाव में भी मतदाताओं ने यह व्यक्त किया था कि राज्य सरकार से उनकी कुछ कठिनाइयां थी, उनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी थी, पर केंद्र के चुनाव में हम मोदी जी के साथ है, यह राजस्थान के चुनाव में भी व्यक्त किया था जी। मध्य प्रदेश में भी वही बात थी। जहां तक परसेंटेज ऑफ वोटिंग का सवाल है जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आधा % वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा था जी। बहुमत होने के लिए 5-6 सीट हमें कम पड़ी, वहां एक्सीडेंटली कांग्रेस की सरकार बनी जी। पर केंद्र के लिए लोग मोदी जी को चाहते, इसके बारे में हमारे मन में डाउट नहीं था। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है जी, छत्तीसगढ़ में हमें झटका ज्यादा लगा था। लगातार 3 बार हम वहां पर सत्ता में आए थे जी, पर आज हम ये कह सकते हैं, अभी आपके माध्यम से जो 6 से 7 सीटों का जो ब्यौरा दिया जी, इसमें हम बढ़ेंगे। 8 से 10 सीटें हम छत्तीसगढ़ में भी ले रहे हैं। ओम सैनी जी के पास चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है जी, इन तीनों राज्यों में सरकार आने के बाद जी, श्याम जाजू जी मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं सीधे ओम सैनी जी के पास चलता हूं। ओम सैनी जी, एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन ये बता रहा है कि 23 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। आपको लग रहा है कि यह सही रिफ्लेक्शन है जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? देखिए, अगर बुनियादी रूप से देखा जाए कि विधानसभा के जो चुनाव परिणाम थे उसमें 15 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिसके अंदर कांग्रेस साफ साफ विन कर रही है, जिसके पास में 8 जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में कांग्रेस की विजय हासिल हुई थी और 8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जिनके अंदर कंटेस्ट होता हुआ नजर आता है, जिसमें बराबर कुछ सिलसिला है। 2 ऐसे रहे जिनके अंदर कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जीत रही है। फिर मैं देखता हूं कि बुनियादी रूप से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस आज भी वही सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका समाधान नहीं किया था। किसान वैसे ही नाराज हैं, बेरोजगारी वैसे ही परेशान कर रही है, महंगाई वैसे ही कर रही है और एक मुखी राजनीति का विरोध भी राजस्थान में होता रहा। हमारे पहले वसुंधरा जी के नाम पर सब कुछ हो रहा था, फिर मोदी जी के नाम पे। इसको स्वीकार नहीं करते लोग ना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नाम से चीज़ों को स्वीकार करते हैं। भगवत सिंह जी के ज़माने से सब चीज़ें चलती रही, अटल जी के ज़माने चलती रही, तो उन सब चीज़ों का मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ा है लोकसभा के चुनावों में और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं बदला है। तो बड़े स्पष्ट रूप से 15 ऐसे क्षेत्र हैं, 15 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें कांग्रेस निश्चित रूप से विजय की ओर बढ़ती हुई नजर आती है और 8 ऐसे जिनमें कंटेस्ट हो रही है और 2 बड़े स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हुए नजर आते हैं। बाकी इसमें कोई परिवर्तन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहा जा रहा है। स्थानीय पत्रकार के तौर पर उनका आकलन बिल्कुल हो सकता है कि सटीक और सही भी हो, लेकिन सिंह साहब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर अभी सानी साहब ने कही और ये कि राजस्थान में जनता भारतीय जनता पार्टी को मानती है, नेता विशेष पर आग्रह नहीं होता और वोटिंग वैसी नहीं होती। लेकिन हमने पिछले 5 साल की जो राजनीति देखी है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा पिछड़ चुकी है। आज सिर्फ नेता और नेता, चेहरा और चेहरा यही सामने है। देखिए, आइडियोलॉजिकल पार्टी में आमतौर पे तो ये माना जाता है कि विचारधारा प्रिवेल करती है जी। लेकिन एक सिलसिला आया 2014 के बाद कि पार्टी से इंडिविजुअल की इमेज ज्यादा बड़ी हो गई, तो दोनों बेनिफिट मिले।
एक तरफ तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की वजह से जो भाजपा के हार्डकोर हिंदू वोट था वो तो रहा ही रहा, वो करीब 16-17% है। और बाकी अचानक एक मोदी नाम की शख्सियत आती है जो पूरे देश में एक अजीब सा इम्पैक्ट डालती है। विकास को लेके एक इमेज थी, ईमानदारी को लेके इमेज थी। और इस समय जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, मुझे सच पूछिए तो 40 साल के बाद मैं फिर से एक बार गुनाह कबूल करता हूं कि करीब मेरा 10% कम का 10 से 15% कम का अंदाजा था। मैं 250 के आसपास समझ रहा था, लेकिन शायद मेरे जानकारी में, मेरे आकलन में कोई गलती हुई है और ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और खास करके गुजरात में जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं, शायद आप भी वही इंडिकेशन देंगे। गुजरात हम बस अब कुछ देर बाद दिखाने वाले हैं, तो गुजरात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा हम पूर्णेंदु के पास चलते हैं। बिल्कुल, सीधे पूर्णेंदु के पास चलते हैं। पूर्णेंदु, ये बताइए कि इस पूरे एग्जिट पोल के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या था, हम किस तरह से निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी दीपक जी, ये एग्जिट पोल जो हमने किया है, ये 7 फेज के चुनाव थे और हमने शुरुआत के जो 6 फेज है वहां हमने पोस्ट पोल किया है, क्योंकि सेफोलॉजी के उसमें हम ये मानते हैं कि पोस्ट पोल एग्जिट पोल से एक बेहतर सैंपलिंग का जरिया होता है, जिसमें आप मतदाता के घर जाते हैं, वहां उससे बात करते हैं। तो शुरुआत के 6 फेज में हमने पोस्ट पोल किया, जिसमें हमने 36,000 से ज्यादा डेटा लिया है। उसके बाद आज जो 7वें चरण की जो 59 सीटें हैं, वहां हमने एग्जिट पोल किया, जो मतदाता बूथ से बाहर आ रहे थे, वहां हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बात की है। तो लगभग 7,000 डेटा आज हमने लिया, तो कुल मिला के 43,000 डेटा है हमारा। और दीपक की सबसे बड़ी बात यह है, न्यूज नेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो खुद सर्वे करता है, उसके रिपोर्टर खुद ग्राउंड पर जाते हैं और सीधे मतदाताओं से बात करते हैं। तो इस मामले में जो चेक है, अकाउंटेबिलिटी है, वो न्यूज नेशन के ऊपर होती है। तो हम उसको लेकर के, डेटा की क्वालिटी को लेकर ज्यादा सतर्क होते हैं। दूसरी बात, हमने सारे स्टेट्स कवर किए हैं, हमने 225 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र कवर किए हैं। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो, कास्ट, रिलीजन, जेंडर और तमाम तरह की जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है उसको हमने ध्यान में रखा है। बिल्कुल, यहां पर हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, उसके आंकड़े की। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात अगर करें, कांग्रेस की वहां पर स्थानीय सरकार है, मुश्किल 6 महीने भी नहीं हुए हैं, वहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इसके बावजूद जो लोकसभा के जो रुझान दिख रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस ने वहां जो किया सब उल्टा पड़ गया। इस निष्कर्ष पर आपके मतदाता कैसे पहुंच रहे हैं और वो लोग जो रिस्पोंडेंट्स है वो कैसे पहुंच रहे हैं, क्या आधार है इसका? देखिए अजय जी, ऐसा है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में ही आने वाले लोकसभा चुनाव का एक संदेश दिख गया था। आप अगर विधानसभा के जो मत हैं उसको आप लोकसभा के उस पर आप जब उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो 29 में से 17 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी आगे थी और कांग्रेस महज 12 लोकसभा सीट में आगे थी। दूसरी बात यह है कि जब हम विधानसभा का सर्वे कर रहे थे, उस दौरान ये मतदाताओं से जब हमारी मुलाकात होती तो वो इस बात को बोलते थे कि हमारी मोदी सरकार से उतनी नाराजगी नहीं है जितनी कि हमारी जो राज्य सरकार, जो 15 साल से शिवराज सरकार है, खासकर किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दों पे एक नाराजगी थी। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने, बहुत मुश्किल से कांग्रेस को सत्ता मिली और जब विधानसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस को जिस तरीके से कमबैक करना चाहिए था वो शायद उसमें असफल रही। और आप पूरे एग्जिट पोल में जो खास बात आप देखेंगे कि बीजेपी को कांग्रेस रूल स्टेट्स में और जहां पे कांग्रेस उसका मेन अपोजिशन है, वहां पे उसको सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि बीजेपी की जो असली ताकत है वो कांग्रेस है। पूर्णेंदु ने एक अच्छी बात बताई। मनोज जी, मैं यहां पर आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन राज्यों में भी वही सबसे बड़ा नाम था जो चलता रहा इन चुनाव के अंदर, मोदी वर्सेस रेस्ट? क्या इन राज्यों में भी ये दिखाई पड़ा? क्योंकि यहां पर सीधे मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल का था, क्योंकि यहां पर कमलनाथ नहीं थे, भूपेश बघेल नहीं थे, अशोक गहलोत नहीं थे। यहां पर अगर चुनना था तो उनके मुकाबले राहुल गांधी को चुनना था। दीपक देखिए, पिछले बार का जो इलेक्शन था 2014 का, उस इलेक्शन में जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी, बीजेपी ने 85% सीट्स में उनको हार हुई थी। तो अभी भी क्या है बेसिकली कि मोदी जब सामने आते हैं और राहुल गांधी सामने हैं, जब आमने सामने हैं, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस मोदी ही होगी, क्योंकि मोदी, मतलब काफ़ी लोगों की, उसका कारण कि मोदी की इमेज बिल्कुल अलग है। और एक जो टीना फैक्टर है वो उस समय सामने, उस समय भी आता है और वैसे भी है, जो ये मोदी ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन इसको कॉन्टेस्ट किया है, तो उसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा मिला है। अच्छा, दूसरा, जब अगर हम स्टेट इलेक्शन की बात करते हैं तो स्टेट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन उस सबके बावजूद भी
अभी 15 साल आते आते लोगों का रोष उनके प्रति था। वो जो वोटर है, वोटर ने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से वोट किया है। वोटर ने स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में और नेशनल गवर्नमेंट को जो इलेक्ट करने में, दोनों में उसने डिफरेंस किया है। बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रेम जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ मिश्रा जी, जहां पर भी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की बात आती है, जो हमारे सेफोलॉजिस्ट पुण्येंदु ने भी सामने रखी है, वहां पर कांग्रेस अभी भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत बेहतर विकल्प के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। अगर यह स्थिति वाकई में निकल कर आती है 23 तारीख को भी, तो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या 5 साल में आप अपनी कमर नहीं कस पाए? और प्रेम जी, मेरा सप्लीमेंट्री अजय के सवाल के साथ कि जहां पर मोदी वर्सेस राहुल हुआ है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या आप इस टर्म को, क्या आप इस फैक्टर को मानेंगे? ये काल्पनिक बातें हैं। मैं समझता हूं पिछले 5 साल में बतौर विपक्ष के नेता के तौर पे जनता से जुड़े उन तमाम सवालों को राहुल गांधी जी ने मजबूती से उठाया है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। और हम जनता के बीच गए, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है और हमने कई जनता से जुड़े सवालों को लेकर लंबी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, खासकर किसानों के फ्रंट पर। तो इसलिए मैं इन बातों को नहीं मानता। आप 23 तारीख इंतजार करिए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह मतदान नहीं हुआ है, बदलाव के लिए हुआ। ये आपका मत जरूर हो सकता है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आ रहा है मिश्रा जी, वो कुछ अलग कहानी कह रहा है और शायद हमें आज एग्जिट पोल पर ही बात और चर्चा करनी पड़ेगी। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। एग्जिट पोल चलाने वालों के लिए मजबूरी है जी। नहीं, हम एग्जिट पोल चलाने वालों की मजबूरी समझ रहे हैं। वो 23 तारीख से पहले नरेंद्र मोदी जी आपके नहीं दिखा सकते। देखिए उनकी भी मजबूरी। मिश्रा जी देखिए, 23 मई को अगर जीत गए तो मिश्रा जी, 23 मई को अगर जीत गए मिश्रा जी तो देखिए संभव नहीं। आइए ऐसी बातों पर हम असंभव है दीपक जी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए असंभव और संभव का भेद बड़ा अलग है, जनता जानती है। और हो सकता है कि एग्जिट पोल गलत हो, 2004 में भी ऐसा हमने बड़े पैमाने पर देखा था, लेकिन हो सकता है कि सही भी हो, बिल्कुल सही भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से खैर, चलिए आई बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर श्याम जाजू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, 5 साल सत्ता में रहने के बाद आज अगर आप कांग्रेस के सामने खड़े होते हैं और अगर कांग्रेस वहां अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं खड़ा कर पाती, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ मोदी जी को है, या दरअसल आपको लगता है कि आपकी सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसको एक बड़ा चेहरा मिल जाता है कि आप एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं? एक बात की ओर आपका ध्यान मैं दिलाता हूं जी, कांग्रेस पार्टी की इनहेरेंट मर्यादा है। कांग्रेस पार्टी जब इस देश में 55 साल सत्ता कर चुकी, तब से कांग्रेस पार्टी का केडर एब्सेंट है। कांग्रेस पार्टी का केडर यानी सत्ता, रूलिंग पार्टी, सरकार यानी पार्टी, पार्टी में वो केडर बचा नहीं, वो झील बची नहीं और ऐसे नेता बचे नहीं। 5 साल में 44 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी जी देश में एक सक्षम विपक्ष का रूप ले नहीं पाए। पूरे देश में कांग्रेस की एक आदर्श विपक्ष, क्योंकि विपक्ष की आदत उनको है। बहुत कड़े शब्द हैं आपके जाजू जी। तीनों राज्यों की जो बात है, आमतौर पर करते नहीं है। तीनों राज्यों में एक्सीडेंटली सरकार बन गई जी, पर आज 4-6 महीने का जो परफॉर्मेंस है, लोग नाराज है, लोग हताश है। जो मध्य प्रदेश में किसानों ने हमारे खिलाफ वोटिंग किया जी, और शिवराज जी की सरकार आई नहीं, उनकी इस सरकार के बारे में विश्वास खत्म हो गई।